हेलो एवरीवन। आज हम एक एसपी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2025 का रूल्स का पेपर है। तो एक बार आपको आइडिया आ जाएगा कि आप क्या है, पढ़ाई किस लेवल तक हुई है। तो चेक करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ कुछ वक्त दूंगा, उसमें आपको ट्राई करना है, देन आई विल शेयर द आंसर। ठीक है। ये स्टार्टिंग द फर्स्ट ब्लैंक। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द डैश इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल। आप जो कैपिटल बोरो करते हो उसके ऊपर आप क्या पे करते हो? ऑप्शंस आर इंटरेस्ट, डिस्काउंट या डिविडेंड। आपके पास 30 सेकेंड्स है। यस, आप पे करते हो इंटरेस्ट। बोरोड कैपिटल मतलब लोन्स या डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है। देन डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 months एंड मैक्सिमम फॉर हाउ मेनी मंथ्स। आपको ऑप्शंस दिए हैं 36 months, 13 months की 30 months। 30 सेकेंड दे रहा हूँ मैं। यस, इसका सही जवाब है 36 मंथ्स। में पता है डिपॉजिट 6 months से लेकर 36 months तक, मतलब 3 साल तक आप मैक्सिमम डिपॉजिट रख सकते हैं। ठीक है। सो इसका आंसर इज इंटरेस्ट, इसका आंसर इज 36। दोनों का आंसर ए है। देन बेरर डिबेंचर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट थ्रू व्हाट? बेरर डिबेंचर होल्डर्स मतलब ऐसे डिबेंचर होल्डर्स जिनका नाम अब तक रजिस्टर में एंटर नहीं हुआ, उनको बोलते हैं बेरर। उनको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? विल दे गेट इट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, और दे विल गेट इट थ्रू रिफंड ऑर्डर, और दे विल गेट इट थ्रू इंटरेस्ट कूपन? यस, इसका आंसर इज दे विल गेट इट थ्रू इंटरेस्ट कूपन। उनका नाम रजिस्टर्ड नहीं है। जिनका नाम रजिस्टर्ड होता है उनको हम इंटरेस्ट वारंट देते हैं। ठीक है। जिनका नाम रजिस्टर्ड नहीं है उनको इंटरेस्ट कूपन मिलेगा। ठीक है। डैश हैज टू अप्लाई फॉर ISIN कोड। आपके पास ऑप्शंस दिया है। डिपॉजिटर्स हैव टू अप्लाई फॉर ISIN, या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैज टू अप्लाई फॉर ISIN, या कंपनी। आपके पास 30 सेकेंड्स है। सोचिए। ISIN का फुल फॉर्म भी आपको याद आ रहा होगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसके लिए अप्लाई कौन करता है? ऑफकोर्स इसके लिए अप्लाई करेगी कम, जिसको इशू करना है ऐसी कंपनी ISIN के लिए अप्लाई करेगी। ठीक है। ओके। देन फिफ्थ वाला। A financial market is a market in which people trade dash and derivatives at low transaction cost. फाइनेंशियल मार्केट कैसा मार्केट है जहाँ पे लोग क्या ट्रेड करते हैं? क्या ये लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं, या कमोडिटीज ट्रेड करते हैं? इसका आंसर इज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ठीक है। फाइन। अब मैच द पेयर्स थोड़ा सा साइज छोटा कर रहा था कि आपको सारे ऑप्शंस दिखे। तो पहला इज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के लिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कोई सबसे कोई कोई यूसेज नहीं है यहाँ पे। डिबेंचर होल्डर को बोनस मिलता ही नहीं है। ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर का बोनस से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज नहीं। हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोनस शेयर्स में आप, सो इसका इसके लिए आंसर है सिक्स, सिक्स हुआ।
बोनस शेयर्स में क्या होता है, बोनस शेयर्स में आप शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप पैसा तो लोगे नहीं, तो फिर शेयर्स दोगे कहाँ से? तो आप प्रॉफिट्स को करते हो कैपिटलाइज, आप प्रॉफिट को ट्रांसफर, रिजर्व्स को ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में, उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ। ओके। रिग्रेट लेटर। रिग्रेट लेटर, फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का कोई लेना देना नहीं है। डिबेंचर होल्डर का कोई रेफरेंस नहीं है। नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब किसी को भी शेयर्स नहीं मिलेंगे तो आप उनके लिए एक लेटर लिखोगे कि वी रिग्रेट, वी आर सॉरी दैट वी वी कैन नॉट गिव यू द शेयर्स, तो उनके लिए रिग्रेट लेटर बनाया जाएगा। सो इसके लिए आंसर है नंबर। ओके। ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इज ईसीएस, तो इसका आंसर बिल्कुल वही है। आज के डेट में जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स आपको डिविडेंड के मिलते हैं वो ईसीएस के थ्रू मिलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के थ्रू मिलते हैं। ये जानबूझ के आपको ईसीएस का एक रॉन्ग फॉर्म, फुल फॉर्म देके रखा हुआ है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं था। देन डिविडेंड, सो डिविडेंड ऑफ कोर्स डिबेंचर होल्डर्स को नहीं मिलेगा, नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हो चुका है। डिविडेंड के लिए क्या है और पॉइंट्स नीचे देखते हैं। तो ऑफ कोर्स डिविडेंड किसको मिलता है? तो मिलता है शेयर होल्डर को। पॉइंट नंबर 8, डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को। ओके। एंड लास्ट इज सेबी। तो सेबी इज नॉट द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी का काम है इन्वेस्टर जो सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका पैसा सेफ रहे, ये उनका प्राइमरी मोटो है एक तरह से। ठीक है, तो ये आंसर्स रहेंगे मैच द फॉलोइंग के। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट वन वर्ड। ओके, so they're saying what uh, what can we substitute it with? The ratio of different sources of funds in total capital. आप सोच के बताइए मुझे, क्या आप एक बार अपने मन में एक बार आंसर फिक्स कर लीजिए। The answer is capital structure. आंसर इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है टाइटल ऑफ ओनरशिप शेयर्स, उस डॉक्यूमेंट को देख के आप समझ सकते हो, या वो डॉक्यूमेंट जिसके पास भी है वो उस शेयर का मालिक है, वो शेयर होल्डर है, तो वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? उसका नाम है शेयर सर्टिफिकेट। ओके, ठीक है। देन पीरियड विद इन विच डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय अ कंपनी। कंपनी ने डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने मंथ्स में इशू करना चाहिए? इसका जवाब है 6 मंथ्स। ठीक है। अगर यहाँ पे डिबेंचर सर्टिफिकेट के जगह पे शेयर सर्टिफिकेट लिखा होता कि शेयर सर्टिफिकेट कितने मंथ्स में इशू करना चाहिए, तो याद रखना शेयर सर्टिफिकेट 2 मंथ्स में इशू करना जरूरी, मैंडेटरी। ठीक है, गुड। देन जो एग्रीमेंट कंपनी और डिपॉजिट ट्रस्टीज साइन करते हैं उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? थिंक। इट इज कॉल्ड एज डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। ठीक है। A bill which is issued by RBI on behalf of Government of India। एक बिल जो आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोचिए जरा। यस, ई बिल्स, या आप इसको ट्रेजरी बिल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुड।
देन करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड और रीराइट सेंटेंसेस। मैंने अंडरलाइन किया ही नहीं है, हमें समझ लेना है। ओके। डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन डैश डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, आप पढ़ के बताइए कि इसकी जगह पे सही आंसर क्या होना चाहिए था। डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन, यस, 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। ठीक है। ओके। एफपीओ refers टू ऑफरिंग ऑफ शेयर्स टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ आपको, आप मुझे उसका सही आंसर। एफपीओ इज रॉन्ग। यस, इट शुड बी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ इज फर्दर पब्लिक ऑफर, मतलब जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब कंपनी शेयर्स इशू लाती है तब हम एफपीओ बोलते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम है तो हम उसको बोलेंगे आईपीओ। ठीक है। When there is recession in economy, sales will increase. अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, मंदी है, स्लो डाउन है, तो सेल्स विल नॉट इंक्रीज, राइट? सेल्स विल डिक्रीज। ओके। डिपॉजिट्स आर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग मतलब कंपनी कंपनी के अंदर से ही पैसा जनरेट कर रही है फाइनेंसिंग का। तो क्या डिपॉजिट से हम लोग हमारी कंपनी के अंदर पैसा जनरेट कर रहे थे? आंसर इज नो, हम तो बाहर से डिपॉजिटर्स से पैसा लेंगे। करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है। देन बॉन्ड इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नहीं, बॉन्ड इज नॉट शॉर्ट टर्म, इट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स खत्म हुए। अब आती है बारी एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स की। लेट मी जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स, क्या क्या वर्ड्स क्या क्या आने चाहिए। ठीक है। पहला है बेयर। बेयर मतलब ऐसा पर्सन जो राइजेस विल फॉल इन द स्टॉक मार्केट, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता है। उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट में प्राइसेस गिरेंगे, मार्केट क्रैश होगा। वो एक सेलर है, जिसको आप मंदी वाला भी बोलते हो, मंदी वाला। ठीक है। इसी का दूसरा आता है, वो आता है बुल। बुल इज तेजी वाला। दिस पर्सन विल एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस। ठीक है। और बेयर इज अ पर्सन, एज अ स्पेक्यूलेटर हु इज इन्वेस्टिंग और इज ट्रेडिंग इन द मार्केट एंड एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू फॉल। ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंस मैनेजर को दो काम करने पड़ते हैं, या सिर्फ तीन काम करने पड़ते हैं। उसमें से एक काम, एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन है, पैसा कहाँ से उठाए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, पैसा कौन से प्रोजेक्ट्स में लगाए। और वो ये सोचता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे जहां पे रिटर्न फर्स्ट ज्यादा हो। अगर उसके पास प्रोजेक्ट ए बी सी का ऑप्शंस है, तो वो ए बी सी में से उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा जहां पे रिटर्न उसको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। आ, इसमें ये डिसीजन लेते वक्त उसने कॉस्ट ऑफ फंड्स, मतलब जो पैसा उठाया है, जो लोन लिया है या जो शेयर्स इशू किए, इसका जो कॉस्ट है उसको भी कंसिडर करना जरूरी है। वन ऑफ द प्राइम डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। थर्ड वन इज बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब जब कंपनी क्रेडिटर से पैसा बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, और इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, और इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। इसमें जो थर्ड पार्टी लोग हैं ये हमें क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है। इनका जो ये पेमेंट है ये रिटर्न करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है ऑन मैच्योरिटी। ये कोई हमारे पास परमानेंटली रहता नहीं है। आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, उनका इंटरेस्ट और उनका रीपेमेंट आपको टाइमली करना पड़ता है। ठीक है। देन डीमटेरियलाइजेशन।
आप आपके फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करते हो टू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स मतलब ई शेयर्स या डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन, जिसमें हम हमारे फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है वो है डीआरएफ फॉर्म, डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ये प्रोसेस एक रिसेंट या एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रिसेंट टाइम का कॉन्सेप्ट है। और ये डिमेटेरियलाइज शेयर्स आपके डिपॉजिटरी के पास सेफ रहते हैं। इंडिया में हमारे पास दो है डिपॉजिटरीज, एक है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएस। ठीक है। देन राइट इशू, जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो उसके अभी शेयर होल्डर्स, उनको एक बार पूछते हैं कि ये हम नया इशू लाना चाहते हैं और हम आपको राइट शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, कि आपकी राइट है कि आप इन शेयर्स के ऊपर, कि आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो यू गेट अ राइट टू परचेज देम फर्स्ट। ठीक है। कंपल्शन नहीं है, अगर आप चाहते हो तो राइट शेयर्स में आप पार्टिसिपेट करिए, तो फिर आपको जो अमाउंट बोला है वो अमाउंट पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, और एक्स्ट्रा शेयर्स उनको मिलेंगे। अगर नहीं तो वो अपना ये राइट रिनाउंस कर सकते हैं, मतलब किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को ये हक दे सकते हैं कि तुम खरीद लो शेयर्स, मुझे नहीं खरीद। ठीक है। सो ये राइट शेयर्स सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वो भी एग्जिस्टिंग, और वो अपना राइट रिनाउंस भी कर सकते हैं। ठीक है। देन लास्ट वन इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ये ऐसा मार्केट है जहां पे कंपनी शेयर्स इशू कर रही है इन्वेस्टर्स को। सो दो लोग इसमें डील कर रहे हैं, एक है कंपनी, दूसरे है इन्वेस्टर्स डायरेक्टली। सो इन्वेस्टर्स आर पेइंग द मनी टू कंपनी एंड कंपनी इज टेकिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इसके दो आपको पता है एग्जांपल्स, आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ में कंपनी पहली बार शेयर्स मार्केट में ला रही है और शेयर होल्डर से पैसा ले रही है। एफपीओ में उसके बाद, जब भी आईपीओ एक ही बार होता है जिंदगी में, जो बार बार होता है वो एफपीओ है। आप उसके बाद 50 बार भी अगर इशू करते हो तो उसको एफपीओ ही बोलेंगे, और इसके थ्रू शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टर से पैसा ले रही है। ठीक है, ये है प्राइमरी। ओके, नाउ वी हैव सम केसेस, लेट अस गो थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 3। So Jatin is a practicing CS offering advisory services. ठीक है। He has received few queries from his clients. So हमें हमें वो सीएस है, but हमें उनको असिस्ट करना है। ठीक है। सो बीडीआई बैंक वांट्स टू ऑफर डीपी सर्विसेज। बीडीआई एक बैंक है, उनको डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोल के उनको रजिस्टर करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने किसके पास जाना चाहिए एज ए डीपी रजिस्टर करवाने के लिए। तो आइडियली सारा डीपी का रजिस्ट्रेशन इज डन बाय सेबी। सेबी के पास जाएंगे, और एक बार जब वो डीपी बोल के रजिस्टर हो जाएंगे, तो उन्हें बात करनी है डिपॉजिटरी से, और उसके पास भी अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। सो इनिशियली दे विल गो टू सेबी एंड लेटर ऑन दे विल गो टू डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल या सीडीएस। ठीक है। केएम फाइनेंशियल वांट्स टू ऑफर डिबेंचर ट्रस्टी सर्विसेज। वेयर शुड दे अप्लाई फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड? जरा पढ़िए। Yes. Where should KM Financial apply? Of course, there's only one my बाप is सेबी। सेबी को ही अप्लाई करना पड़ेगा। यस, दे विल हैव टू अप्लाई। सेबी को अप्लाई करना पड़ेगा। टीटी कंपनी है, उनको आईपीओ इशू करना है।
तो क्या उनको भी सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, विदाउट रजिस्ट्रेशन विद सेबी आप कुछ नहीं कर सकते हो मार्केट्स में। ठीक है। देन साई कंपनी, व्हाट इज दिस? दे डिसाइड टू पे इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, साल के बीच में डिविडेंड पे करते हैं वो। Is the board justified to decide interim dividend at 5 rupees per share even the profits till date are insufficient? No. इंटरिम डिविडेंड आप पे करते हो फ्रॉम करंट प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स ही तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इंटरिम डिविडेंड उससे ज्यादा दे नहीं सकते हो। ठीक है, अलाउड नहीं। कैन द बोर्ड डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स? तो फाइनल डिविडेंड अलाउड है बट इंटरिम डिविडेंड अलाउड। इंटरिम डिविडेंड ये करंट प्रॉफिट में से होगा, रिजर्व्स में से नहीं। कैन अ बोर्ड डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल? ये तो किसी के लिए भी अलाउड नहीं है, आप डिविडेंड को कैपिटल में से दे ही नहीं सकते हो, चाहे वो इंटरिम हो या फाइनल। नो। ठीक है। देन मून प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू रेज, चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वांट टू रेज फंड्स टू डिपॉजिट। ठीक है। कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? प्राइवेट कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना अलाउड नहीं है। सिर्फ पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। तो फिर इस कंपनी को अगर डिपॉजिट लेना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा? सर्क्यूलर। सर्क्यूलर, अपने ही मेंबर्स में एक सर्क्यूलर पास करना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंट का नाम सर्कुलर है। ठीक है। मैक्सिमम पीरियड वो सबके लिए सेम है, मिनिमम पीरियड 6 मंथ्स, मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ्स। ठीक है, एक ही मिनट दीजिए बस। Recording in progress। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स एग्जाम के परस्पेक्टिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको कुछ समराइज्ड पॉइंट्स बता रहा हूँ क्या क्या आपको याद रखना है। कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड बिल्डिंग, यस, लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो हो रही है करंट एसेट्स में, जैसे कि स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा। ठीक है। देन फिक्स्ड कैपिटल में ऑफ कोर्स जो जहां से हम पैसा उठाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो लॉन्ग टर्म सोर्स होगा, क्योंकि पैसा भी लॉन्ग टर्म फंस रहा है। सो लॉन्ग टर्म सोर्स, जैसे पैसा उठाया जाएगा इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, वगैरह वगैरह। यहाँ पे पैसा शॉर्ट टर्म के लिए है तो इन्वेस्टेड शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो उठाया जाएगा पैसा वो भी शॉर्ट टर्म सोर्स से रहेगा। इट कैन बी ओवरड्राफ्ट्स, ओके, सीसी वगैरह, डिपॉजिट्स। ओके। देन ये आपका कैपिटल ऑलमोस्ट परमानेंट रहेगा आपके साथ। ये आपका कैपिटल सर्कुलेटिंग रहेगा, सर्कुलेटिंग कैपिटल ये बढ़ते रहेगा, कम होते रहेगा, सो ऑन। ठीक है। फिर और आप क्या पॉइंट डाल सकते हो? आ, हाँ, अगर आपका फिक्स कैपिटल से अगर बाहर निकलना है तो ह्यूज लॉस, क्योंकि ये एक हाई रिस्क कैपिटल है, क्योंकि आपने बहुत पैसा लगा दिया है। तो अगर आप इससे से बाहर निकलोगे तो बड़े लॉस से बाहर निकलोगे, अगर आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया तो बड़ा लॉस बैठेगा। यहाँ पे उस कंपैरिजन में रिस्क इज प्रिटी फेयर, प्रिटी लेस। अब आप अगर आपका डिसीजन अगर रॉन्ग भी हो जाए तो भी आपको बहुत बड़ा फटका नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के। ठीक है, गुड। दूसरा डिस्टिंग्विश है आपके सामने, वो है आईपीओ और एफपीओ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, सो आईपीओ और एफपीओ। सो आप पहले लिख देना कि आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, जबकि एफपीओ इज फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है। आईपीओ पहली बार आता है तो उसके पहले वो कंपनी होती है एक अनलिस्टेड कंपनी, सो एक अनलिस्टेड कंपनी ही आईपीओ ला सकती है। एक बार आईपीओ आ जाता है, उसके कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो कुछ भी होगा वो
एक बार आप लिस्ट हो गए, आप लिस्टेड कंपनी बन गए। फिर आप 10 बार भी इशू लेके आओगे तो भी आप एक लिस्टेड कंपनी हो जो इशू लेके आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आईपीओ विल प्रीसीड एफपीओ। पहले हमेशा आईपीओ आएगा, वेर एज एफ एफपीओ विल ऑलवेज फॉलो आईपीओ। बराबर है। फोर्थ पॉइंट, आईपीओ में क्या होता है, कंपनी नया है, पता नहीं होता है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। वेरस एफपीओ में थोड़ा कंपैरेटिवली रिस्क लो है। और एक बात, आईपीओ में प्राइस कंपनी सेट करता है, इधर फिक्स प्राइस या बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू। वेरस यहाँ पे प्राइस मार्केट सेट करता है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। ये आपका सेकेंड डिस्टिंग्विश का आंसर है आईपीओ और एफपीओ का। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, अच्छे से करके जाइएगा। मैं आपको सिर्फ समरी पॉइंट्स दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपको आंसर खुद से लिखना है। ओके, देन थर्ड one is final dividend and interim dividend. Again, a very, very important part. So, final dividend और interim dividend. फाइनल डिविडेंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, ईयर एंड के बाद डिक्लेयर करते हैं, जबकि इंटरिम डिविडेंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने से पहले डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और ये इसके बाद। ओके, फाइनल डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय बीओडी एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन एजीएम। बराबर है। इंटरिम डिविडेंड जो है वो रेकमेंड भी और डिक्लेयर भी करते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं। जनरली जो रेट है फाइनल डिविडेंड का वो ज्यादा रहेगा इंटरिम डिविडेंड से, और यहाँ पे जो रेट है ऑफकोर्स वो इंटरिम डिविडेंड का कम रहेगा एज कंपेयर टू फाइनल डिविडेंड। ठीक है। फिर जो प्रॉफिट्स यूज करना है, तो फाइनल डिविडेंड के लिए आप करंट प्रॉफिट्स और पास्ट रिजर्व्स को यूज कर सकते हो। इंटरिम डिविडेंड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करंट प्रॉफिट यूज करना है, पास्ट प्रॉफिट्स रिजर्व्स यूज करना अलाउड नहीं है। इंटरिम डिविडेंड के लिए एक स्पेसिफिक पावर होनी चाहिए इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एओए में लिखा होगा कि बीओडी इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं तो ही दे सकते हैं, जबकि ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नो सच पावर रिक्वायर्ड, नहीं हो, नई पावर लिखा है तो भी फाइनल डिविडेंड दिया जा सकता है। ठीक है। तो और एक एक पॉइंट कि ये डिक्लेयर होता है एट एजीएम, ये होता है बिटवीन टू एजीएम्स। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम। लास्ट वाला है दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ओके, सो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगेन, मनी मार्केट में पैसा आप उठाते हो शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे पैसा उठाया जाता है लॉन्ग टर्म के। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मतलब कितना शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर के लिए, यहाँ पे मोस्टली मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पे क्या क्या ट्रेड होगा, तो टी बिल्स ट्रेड होंगे, कॉल मनी, नोटिस मनी, सीडीज एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या ट्रेड होगा, तो आपके इक्विटी शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स के, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए है तो ऑफ कोर्स रिटर्न भी कम मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए है तो रिस्क भी कम है, लॉन्ग टर्म के लिए है तो रिस्क भी ज्यादा है।
ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ओके, देन दे आर सेइंग स्टेट द कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी का नाम रहेगा, शेयर होल्डर का नाम रहेगा, उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो लिखे रहेंगे, उनका फोलियो नंबर रहेगा, शेयर्स का फेस वैल्यू रहेगा, बराबर है। देन टाइप ऑफ शेयर, वो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, वो लिखा रहेगा। ठीक है, कंपनी का सील रहेगा, सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, ये सब आपके शेयर सर्टिफिकेट के कंटेंट्स में। देन एक्सटेंड फोर एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ डिपॉजिट सिस्टम की वजह से? तो सबसे पहला फायदा हो गया कि इन जो उसके इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज है वो जलना या लॉस बाय थेफ्ट या स्टोलन या खराब हो गए या कुछ हो गया उनको, वो जो प्रॉब्लम था वो अब नहीं रहा बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। दूसरा, इजी ट्रांसफर। आप अ, आपको जो शेयर्स लेके यहाँ वहाँ ट्रांसफर करना है वो आप क्विकली कर सकते हो बिकॉज वो सिस्टम्स ऑनलाइन है। ठीक है, इजी एक्सेस। आपको आपका इंफॉर्मेशन डिपॉजिट सिस्टम की वजह से अच्छे से मिलता है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन। आपको आपको डिपॉजिटरी सिस्टम में डीपीज एंड ऑल आपको अपडेट करते रहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसे रन हो रहा है, आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, एनीवेयर एक्सेस। सो ये कुछ अच्छे बेनिफिट्स हो गए डिपॉजिट सिस्टम आने की वजह से कि अब आपको ये सब चीजों में कन्वीनियंस आ रहा है। ठीक है, देन सेट फोर terms and conditions regarding acceptance of deposits. Just give me 1 minute, please. तो हम देख रहे थे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, थोड़ा बाजू में करता था दिखे। सो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है डिपॉजिट के लिए? सबसे पहले हमें बताएं कि डिपॉजिट्स मिनिमम 6 मंथ्स के लिए होंगे बट मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए होंगे। फिर आपको, अगर आपको पता होगा तो आप वो कंडीशंस लिख सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी कितना डिपॉजिट्स ले सकता है, पब्लिक कंपनी कितना ले सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कितना परसेंटेज डिपॉजिट का ले सकते हैं। ठीक है, दैट पॉइंट कैन बी एडेड। देन यू कैन से दैट अगर आप डिपॉजिट्स आपके मेंबर्स के थ्रू ले रहे हो तो आप सर्क्यूलर इशू करोगे, अगर आप पब्लिक से ले रहे हो तो आप एडवर्टीजमेंट इशू करोगे। उसके अंदर क्या क्या लिखोगे वो प्रोस्पेक्टस में या ऑफर लेटर में, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। देन आपके डिपॉजिट्स सिक्योर्ड डिपॉजिट्स है या अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स है वो मेंशन करना जरूरी है। अगर वो सिक्योर्ड डिपॉजिट्स है तो आपको चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट करना जरूरी है। आ, हमें डिबेंचर डिपॉजिट ट्रस्टीज को भी अपॉइंट करना जरूरी है, उनके साथ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड भी बनाना पड़ेगा। और और क्या लिख सकते हैं डिपॉजिट्स में? ठीक है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि जब भी आपको डिपॉजिट का पैसा रिटर्न करना है तो आपके पास फंड्स होने चाहिए। उसके लिए आप एक डीआरआर मतलब डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करके रखोगे और हर साल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट इसमें ट्रांसफर करोगे। वैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप लिख सकते हो, बहुत सारे हैं वैसे तो, आपको जितने याद आ रहे होंगे उतने आप लिख सकते हो। ठीक है, देन justify. So preference shares do not carry normal voting rights. We know that equity shares के पास वो normal voting rights है, preference share के पास सिर्फ voting rights कब है? जब उनका interest, when the interest of preference shareholders is affected। अगर आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
को अफेक्ट करेगा, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट चेंज कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्जन का कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हो, तब आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूछना है। बाकी नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूछने का या उनको कोई वोट करने का कोई राइट नहीं होता है। डिबेंचर ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड, तो ये हमें पता ही है कि जब भी आप डिबेंचर इशू करते हो तो डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ये काम करेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, कि कंपनी कुछ गड़बड़ ना करे, कंपनी उनका इंटरेस्ट टाइमली पे करे, ये सब देखता कौन है? डिबेंचर ट्रस्टीज। ये लोग डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी के ऊपर वॉच रखेंगे, अगर केस फाइल करना हो तो फाइल करेंगे, अगर कोई चार्ज भी क्रिएट होता है तो वो इनके साथ इनके ऊपर मतलब इनके नाम पे एसेट्स का चार्ज लगाया जाएगा। और इनके साथ एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी कंपनी साइन करेगा। ठीक है। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये हमने देखा था कि अगर इंटरिम डिविडेंड है तो करंट प्रॉफिट्स, अगर फाइनल डिविडेंड है तो करंट प्रॉफिट्स एंड पास्ट फ्री रिजर्व्स। पास्ट फ्री रिजर्व्स आप यूज कर सकते हो। आपको कैपिटल में से डिविडेंड देना मना है, आप कैपिटल में से नहीं दे सकते हो, आपको सिर्फ प्रॉफिट में से डिविडेंड देना। डिपॉजिटरी प्रोवाइड क्विक इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर, मैं ऊपर ही देखा था कि डिपॉजिटरी का एडवांटेज क्या है कि अब ये हो गया है ऑनलाइन फॉर्मेट में, बिकॉज ऑफ विच एट अ क्लिक आप आपके शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आपके शेयर्स आपके अकाउंट से जिसको भी आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो हमने बात किया कि मतलब ऑनलाइन सिस्टम्स एट अ क्लिक आप आपके शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। मार्केट्स ओपन हो जाते हैं, आपको डीपी जो है वो एक ऐप दे देता है, उस ऐप के थ्रू आप काम कर सकते हो। तो डिपॉजिटरी फिर बैक एंड में सारी प्रोसेसिंग करता है, आपके अकाउंट से पैसा कट करना या आपके अकाउंट में पैसा जमा करना, वट एवर इट इज, दैट इज डन एट द बैक एंड बाय डिपॉजिटरी। आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन करना है थ्रू ब्रोकर, बाकी सब काम करता है बैकएंड पे डिपॉजिट। फिर ये लेटर्स है, लेटर्स तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेरी ऑफ अ मेंबर, देन डिबेंचर होल्डर को पेइंग इंटरेस्ट एंड डिपॉजिटर को रिपेमेंट का। ठीक है। देन वी हैव ओवर हियर फॉर 8 मार्कर डिबेंचर, उसके फीचर्स। डिबेंचर इज बेसिकली द लोन टेकन बाय द कंपनी। यस। सो डिबेंचर होल्डर्स जो है वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। यस। उसके फीचर्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये एक तरह से लोन है, इसके ऊपर हमें पे करना है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, मतलब आप कमाओ नहीं का आप कमाओ आपको देना ही पड़ेगा। ये डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना पड़ता है। डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड कैन बी अनसिक्योर्ड। डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है जो ये ध्यान रखता है कि डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन जनरली इसका टेन्यूअर, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी हो सकता है, इसको हम कन्वर्ट, सो यू कैन राइट टाइप्स कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, या आपका रिडीमेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कुछ टाइप्स अगर आपको लिखने हैं तो आप वो टाइप्स भी फीचर्स के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। देन explain the classification of share capital. So share capital is classified into two types: equity shares, preference shares. And then you can explain about equity shares and preferences. Equity shares को voting rights है, इनको voting rights नहीं है, and so on. इसको रेसिडुअल प्रॉफिट मिलेगा। वोटिंग राइट्स के बारे में आप लिखोगे। फिर आप लिख सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेसिडुअल प्रॉफिट्स मिलता है, लास्ट में प्रॉफिट मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स के पहले मिलेगा। इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे दे गेट फिक्स डिविडेंड। तो ये एक पॉइंट आप डाल सकते हो।
देन अल्टीमेट रिस्क बेयरर्स ये है, ऑल दिस थिंग। सो आप इक्विटी शेयर्स के फीचर्स लिख दीजिए, आप प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स लिख दीजिए, तो भी चलेगा, दोनों ही लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स है। इनका पैसा, लाइक यू कैन से, इक्विटी शेयर्स का पैसा रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, सो इट्स अ परमानेंट कैपिटल, वेरस प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करना पड़ता है, सो इट इज टू बी रीपेड बैक। वो एक पॉइंट आप डाल सकते हो। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी रिटन इन दिस आंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, सो हमने पूरा पेपर डिस्कस किया है। बेस्ट ऑफ लक।